चंद्रमोहन जैन एक ऐसी छवि जिनके फॉलोअर्स ना केवल आम इंसान बल्कि बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियां भी थी। एक ऐसा सिंपल सा गुरु जिसके नाम से अमेरिकन प्रेसिडेंट के पसीने छूट जाते थे। तो कौन था ये गुरु और ऐसा क्या था इसमें जो आज भी इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है और लोग इन्हें प्यार के साथ साथ भर भर के हेट भी करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल क्राइम केसेस और आज का केस है वेरी मिस्टीरियस ओशो पर। चंद्रमोहन जैन, अब ये तो इनका असली नाम था लेकिन इनके भक्त इन्हें कई अलग अलग नामों से बुलाया करते थे, जिनमें से काफ़ी मशहूर है ओशो और भगवान रंजीश। अब देखो यार, मैं आपको बोर नहीं करूंगा इनका पूरा बायो हिस्ट्री बताकर। मैं आपको इनका एक छोटा सा लाइफ का पार्ट बताता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आता हूँ, एक इविलनेस पर जिसकी वजह से लोग इनको हेट करते हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि ये जो पूरी रिसर्च है ये आर्टिकल्स और इंटरनेट के थ्रू निकाली गई है। ना मैं उनका फॉलोअर हूँ और ना मैं इनका हीटर हूँ। सो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओशो का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 कुचवाड़ा में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। ये अपने माता पिता की 11वीं संतान थे और बचपन से इनका जो दिमाग था वो थोड़ा ऑर्डिनरी था, यानी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा करते थे चीज़ों को लेकर और काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल आदमी थे। तो इनकी ओशो बनने का सफ़र यहाँ से शुरू होता है कि एक बार इनके गाँव में एक अस्थि जा रही थी, यानी 4 कंधे पे एक लाश को लेकर जाया जा रहा था। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उस लाश को देखा तभी से इनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे लाइफ को लेकर, और इसी चीज़ को ढूंढने के लिए, समझने के लिए उन्हें कई लोगों से पूछा। और जब उन्हें सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिला तो उन्होंने खुद से इस सवाल को जानने की कोशिश की। यानी कि इनके गांव में ही एक व्यक्ति था जिसके घर पे काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, तो ये उनके घर पे जाते थे और उनसे किताब लिया करते थे पढ़ने के लिए। और वो आदमी भी इनसे कहता था कि ये किताब तुम पढ़ो और जब तुम ये पढ़ के ख़त्म कर दोगे तो मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हें दूसरी किताब दूंगा। तो ओशो का पढ़ने में यही से इंटरेस्ट आया। तो ये था इनका चाइल्डहुड। और जब ये अपनी यंग एज में आने लगे तब इन्हें पता चल गया था कि इन्हें बाकी लोगों की तरह नहीं रहना है, यानी कि इन्हें एक आस्थापिक जीवन चाहिए, यानी रिलीजियस वाला। तो ये कमरे में बंद हो गए थे और काफ़ी सालों तक इन्होंने खुद को स्टडी किया, एक आत्मज्ञान लिया और उसके बाद ये घर से बाहर निकले। और जब ये अपने कमरे से बाहर निकले, एक अंधेरी दुनिया से बाहर आए, तो उन्होंने उजाला देखा और तभी से इनको पता चल गया था कि जो नॉलेज मुझे मिली है वो बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। तो ये गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे या फिर लोग खुद इनके पास आ जाया करते थे, ये उन्हें अपना नॉलेज शेयर किया करते थे, यानी कई कई स्टोरीज सुनाया करते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती थी इंसानों के लिए। एंड सकरती ये लाइफ का रियल मतलब बताया करते थे। बस यही से इनका ओशो बनने का सफ़र चालू हो गया। और इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ अचानक से कि लोगों ने इनको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया या इनको हेट करना चालू कर दिया? रीज़न ये था कि इन्होंने मुंबई में अपना आश्रम खोला काफ़ी लोगों के साथ, ऑब्वियस ही बात है। तो धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ना चालू किए और तभी से इनकी राइट हैंड बनी थी माता शीला, जिनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई थी। मुंबई टू पुणे इनका आश्रम चलने लग गया था। बट यही से ओशो ने गलती की, यानी कि एक बैड वर्ड्स निकालना चालू कर दिया। यानी कि हमारे इंडिया की जितनी भी हस्तियाँ थी, लाइक जैसे वो महात्मा गांधी हो जाए या अपने रिलीजियस गॉड हो जाएं, इन्होंने सबके खिलाफ अगेंस्ट बोलना चालू किया, यानी कि उनके बारे में बुरी बातें। फॉर एग्जाम्पल गौ हत्या पे इन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा अजीब विचार रखे थे एंड समथिंग कि इसी तरीके से टॉपिक्स चलने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल राधा कृष्ण के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा था, तो जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स थोड़े हर्ट हुए। और उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने एक एलिगेशन लगाया कि ओशो को इंडिया में कोई भी ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए अपने आश्रम के लिए। और जब ये बात ओशो को पता चली तो वो थोड़े से नाराज़ हुए और उन्होंने अपनी राइट हैंड सेक्रेटरी माता शीला को कहा कि अगर तुम मुझे ज़मीन निकाल के दोगी इंडिया में या इंडिया के बाहर तो मैं तुम्हें एक अच्छी खासी पोजीशन दे दूंगा। तो माता शीला इस चीज़ में लग गई थी कि जैसे तैसे वो एक अच्छी खासी ज़मीन ओशो के नाम पे कर दे। तो माता शीला को इतना तो आइडिया हो गया था कि इंडिया में तो इनको ज़मीन मिलने नहीं वाली है, क्योंकि इंदिरा गांधी की जब तक सरकार है ये चीज़ पॉसिबल नहीं होने वाली। तो वो यहाँ से सीधा अमेरिका शिफ्ट हो गए, यानी डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हुए। माता शीला पहले अमेरिका गई ढूंढने के लिए ज़मीन, और वहाँ पर भी जब उनको अच्छा खासा लैंड नहीं मिला तब उन्होंने इल्लीगल लैंड को ही जमा कर लिया। यानी कि उन्होंने आश्रम के लोगों को और ओशो को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि जिस लैंड पे हम रहने जा रहे हैं अमेरिका में वो इल्लीगल है। तो ओशो अपने भक्तों के साथ विदाउट वीज़ा वहाँ तक पहुँचे। अब वो कैसे पहुँचे ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। जब उन्होंने आश्रम वहाँ पे शिफ्ट कर लिया अमेरिका में, तब से इनकी भक्तों की तादाद भी बढ़ने लग गई, यानी कि अमेरिकन भी इनके पास आने लगे और यही से ओशो के इंटरव्यूज़ भी चालू हो गए थे। ओशो की एक काफ़ी अजीब बात ये थी कि वो अपने इंटरव्यूज़ में, अपने प्रवचन में, यानी अपनी स्पीच में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कॉमेडी भी किया करते थे। यहाँ पे भगवान रंजीश के कुछ टाइप्स बता रहे हैं, यानी अलग अलग मूड के हिसाब से आप किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, इन्होंने जो गलतियाँ की थी जिनमें से एक सबसे बड़ी ये थी, ओशो ने अपने कई स्पीचेस में कहा था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं होते, लेकिन जब इनके नाम के आगे भगवान वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी भगवान रंजीश, इससे इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता।
इवन विनोद खन्ना जो कि एक स्टैब्लिश एक्टर हुआ करते थे उस टाइम पर, जब वो एकदम पीक पे थे अपने करियर के, तभी उन्होंने बॉलीवुड को लेफ्ट कर दिया था और वो ओशो के आश्रम में चले गए थे। और वहीं पे उन्होंने कुछ साल बिताने के बाद वो वापस से कमबैक किए, तब तक उनका करियर पूरा ख़त्म हो चुका था और बाद में उनको इस बात का रिग्रेट भी हुआ। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि एवरग्रीन देवानंद, इनके जो भाई थे विजय आनंद, जिन्हें हम गोल्डी भी कहते हैं, ये भी उनके आश्रम में जा चुके थे और उन्होंने भी इस बात का रिग्रेट किया था। तो वापस से रिटर्न आ गए थे बॉलीवुड में, बट उन दोनों का ही करियर फ्लॉप हुआ। अब हम आते हैं कि अमेरिका वाले टॉपिक पर, यानी कि जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। अमेरिका में जब इनका संस्था चलता था तब इन्होंने खुद के कुछ मेडिटेशन टिप्स बनाए थे, यानी कि हर एक गुरु का अपना अपना होता है। एक फन फैक्ट बताता हूँ, ओशो को हमेशा सेक्स गुरु कहा जाता है। उन्होंने खुद के कुछ मेडिटेशन टिप्स भी बनाए हुए थे, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर कोई चीज़ से आपको प्रॉब्लम है या आप उसको छुड़वाना चाहते हैं, लाइक आप सिगरेट या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और आप चाहते हैं कि आदत आपकी छूट जाए, तो ओशो का ऐसा कहना था कि आप ये चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करें, यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे आपकी इच्छा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी उसे और पीने की। तो इस तरीके के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो उनके आश्रम में यूज़ किए जाते थे। सेकेंड थिंग, इनके यहाँ पे न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी को पूरा प्रमोट किया जाता था। जब अमेरिका में इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो माँ शीला चाहती थी कि उनके यहाँ से भी कुछ लोग इलेक्शन लड़े और प्रेसिडेंट बने, बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको टिकट देने से मना कर दिया और यही बात माता शीला को पिंच कर गई। तो अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जाता है कि माता शीला ने रेस्टोरेंट के अंदर फूड में पॉइजन डाल दिया था, यानी कि रेस्टोरेंट के खाने में पॉइजन मिला दिया था, जिसकी वजह से कई लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हुई थी, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। और सिर्फ यही नहीं, इसके कुछ ही सालों बाद माता शीला ने अपने आश्रम के आगे बाउंड्रीज लगा दी थी, यानी कि उनके आश्रम के आगे जो लोग पहरादारी कर रहे थे ना, उनके हाथ में गन्स थी, बुलेट्स थी। अब ये चीज़ की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे वो थोड़ा बहुत घबराने लग गए थे, क्योंकि अमेरिका की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन ओशो के साइड से थी और इसी के साथ माता शीला को भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ओशो की बात कर रहा हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मैं माता शीला का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर ओशो की स्टोरी आती है तो उसमें माता शीला भी आएंगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इन्वॉल्वेंस है। तो माता शीला जब लाइमलाइट में आ गई थी तो उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ किए और लोगों ने इनको थोड़ा सैविज लेडी के हिसाब से देखा, क्योंकि इनके भड़काऊ अंदाज और इनके क्विक आंसर की वजह से लोगों ने इनको थोड़ा पसंद किया। और एक ऐसा टाइम आ गया था न्यूज़ चैनल पर 24/7 इन्हीं के इंटरव्यूज़ दिखाए जाते थे, तो जिससे इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। बट जब इनके ऊपर एलिगेशन ज़्यादा लगना चालू हो गए और माता शीला को पता चल गया कि उन्होंने जो इलीगल लैंड रखा था वो कभी भी बंद हो सकता था गवर्नमेंट के थ्रू और पुलिस के थ्रू, उन्होंने फ़्लाइट पकड़ा और ओशो को छोड़ के चली गई। और उस टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि ओशो मौन थे, यानी वो मौन व्रत पे चले गए थे। बट माता शीला के जाने के बाद ओशो ने अपना मौन व्रत तोड़ा और उन्होंने कहा कि माता शीला वॉज ड्रग्ड, यानी कि वो ड्रग कंज्यूम किया करती थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग संतुलित नहीं था, उसने ऐसा वैसा किया। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ओशो एक ऐसे गुरु बन गए थे जिन्होंने अमेरिका के एक इंटरव्यू में एक स्पीच के दौरान कहा था कि जीसस एग्जिस्ट नहीं होते। बस अब यहीं से उनकी नज़रों में आना चालू हो गए थे, यानी कि अमेरिका के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ओशो को टारगेट बनाया। और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता चल गया था कि ये राइट टाइम है उनके पर एलिगेशंस लगाने का, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओशो को कई इल्ज़ाम में फंसाया, जिसमें से कुछ सच भी थे और कुछ एलिगेशन झूठे भी रहे। जो सच्चे वाले थे जिनमें से ये था कि उन्होंने स्कैम किया था, उन्होंने लोगों को धोखा दिया, उन्होंने सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया, उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम करवाया, एंड सेकेंड थिंग वो इलीगल लैंड पे थे, अपना आश्रम बनाया। तो इन सब के बाद जब उनको जेल में डाला जा रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनके खाने में रेडिएशन मिला दिया था, रेडियम, जिसकी वजह से इंसान की धीरे धीरे डेथ हो जाती है, बेसिकली पॉइजन। तो उनका एक ऐसा चल रहा था कि उनको एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था उनके एक आखिरी टाइम पर। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जहाँ पे उनको हफ्ते या दिन लगते थे वहाँ पे उनको महीने लगाए गए। तो जब वो पास हो रहे थे तो उनके कई सारे भक्त आया करते थे, उन्हें फूल दिया करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया उनको खाने में पॉइजन मिला के दिया जा रहा था, तो जिसका असर ओशो पे हुआ, यानी कि उनकी दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा वाइट होने लग गई थी, उनके सर के बाल झड़ने लग गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। 19 जनवरी 1990 को पुणे में ओशो की डेथ हो गई। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। एक फ़िलॉसफी थी कि जो इंसान बॉर्न होता है उसको डेथ होना ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डेथ के टाइम पर रोया नहीं जाता, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। यही चीज़ उनके भक्तों ने भी की थी, यानी कि जब ओशो की डेथ हुई थी उनके फ्यूनरल पे उनके भक्त एंजॉय कर रहे थे। आज ओशो को हमारी एक सेंचुरी बीत गई है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। बहुत लोग कहते हैं कि काफ़ी अच्छे इंसान थे और बहुत लोग कहते हैं कि ये इतने नेगेटिव थे कि ये झगड़े लगवाया करते थे। अगर हम इनकी कुछ फैक्ट्स देखें तो ये बात सच भी होती है। इवन कई सारे बुक्स है, कई सारे आर्टिकल्स है, कई सारे मूवीज़ भी इनके ऊपर बन चुकी है जो कि प्रूफ करती है कि ओशो वॉज नॉट राइट। अब जहाँ तक मैंने इनको रिसर्च किया, यहाँ तक मुझे ये थोड़ा बिलीव होने लगा कि ओशो वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, बट इनका जो तरीका था वो थोड़ा अजीब था। यानी कि वो सही करना चाहते थे बट या लोग उनको नहीं समझ पाए या तो उनकी टॉपिक ही वैसे थे,
क्योंकि अगर आप ओशो की कई सारी बातें या स्पीच सुनोगे तो आपको खुद से बिलीव होगा कि ये एक्चुअली ठीक नहीं बोल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हमारी रिसर्च सही थी या गलत। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ओशो के ऊपर पार्ट 2 भी बनाया जाए एक नेगेटिव लाइट्स के साथ, यानी कि कुछ और इनके काले कारनामे, डार्क ट्रूथ, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।